अगर उस रात सिर्फ एक आदमी हिम्मत कर लेता तो शायद अगली सुबह 26 घरों में मातम नहीं होता। कश्मीर की वादियों में शाम बहुत जल्दी उतरती है। पहलगाम की पहाड़ियों के पीछे जैसे ही सूरज छिपता है, ठंडी हवा अचानक और तेज हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगती हैं और घाटी का हर रास्ता एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। 22 अप्रैल से एक रात पहले भी पहलगाम बिल्कुल वैसा ही था। दूर कहीं किसी होटल के बाहर अलाव जल रहा था। कुछ पर्यटक चाय पी रहे थे। कुछ लोग अगले दिन बैसरन जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे मोबाइल में तस्वीरें देख रहे थे। और उन्हें क्या पता था कि उसी रात मौत उनके बहुत करीब आ चुकी थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत गोलियों से नहीं हुई थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी जंगल के अंधेरे में 3 परछाइयों से। पहलगाम से कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच एक आदमी लकड़ी लेने गया था। उसका नाम था बशीर अहमद। वो उस इलाके का रहने वाला था। पहाड़ों के रास्तों को जानता था, जंगल की हर पगडंडी पहचानता था। शाम ढल चुकी थी, हवा में नमी बढ़ रही थी और तभी उसे सामने कुछ हलचल दिखाई दी। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल पेड़ों के पीछे से 3 आदमी बाहर आए। तीनों के कपड़े सामान्य थे, लेकिन उनके कंधों पर जो था उसे देखकर बशीर समझ गया कि सामने कोई साधारण लोग नहीं थे। उनके पास हथियार थे, और सिर्फ हथियार ही नहीं, उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनका बोलने का तरीका सब कुछ बता रहा था कि ये स्थानीय लोग नहीं हैं। बशीर बाद में यही कहता है कि उनके बोलने में पंजाबी लहजा था, ऐसा लहजा जो घाटी के लोग नहीं बोलते। उसने उसी पल समझ लिया था, ये आतंकी हैं। तीनों में से एक आगे बढ़ा। उसने बशीर को रोका। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश साफ था। उसने कहा, हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए। बशीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। जंगल खाली था, अंधेरा बढ़ चुका था और उसके सामने 3 हथियारबंद लोग खड़े थे। वो चाहकर भी ना नहीं कह सकता था, लेकिन यहीं से उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, डरकर चुप रहना। दूसरा, किसी तरह सेना या पुलिस तक खबर पहुंचाना। उस एक पल में जो फैसला हुआ, वही आगे चलकर एक पूरी त्रासदी की वजह बना। जांच में बताया गया कि बशीर ने उन लोगों को वहीं से वापस नहीं लौटाया। उसने उन्हें रास्ता दिखाया, जंगल से निकलकर उन्हें एक घर तक पहुंचाया। वो घर था उसके रिश्तेदार परवेज अहमद का। परवीज उसका भांजा बताया गया। एक छोटा सा घर, जिसके बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि अगले कुछ घंटों में यहीं से एक बड़ी साजिश गुजरने वाली है। रात और गहरी हो चुकी थी। घाटी में ठंड बढ़ रही थी। घर के अंदर तीनों आतंकियों को बैठाया गया। दरवाजा बंद हुआ, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए गए और फिर शुरू हुई वो बातचीत जो शायद 26 लोगों की किस्मत लिख रही थी। बताया जाता है कि उन आतंकियों ने खाना मांगा। परवेज के घर में उनके लिए खाना बनाया गया। रोटियां बनी, चाय बनी, पानी दिया गया। एक तरफ देश के दुश्मन बैठे थे, दूसरी तरफ उन्हें मेहमान की तरह रखा जा रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस दौरान किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने सेना को खबर नहीं दी, किसी ने गांव में किसी को नहीं बताया। क्यों? यही सवाल आज भी उस पूरी कहानी का सबसे भारी हिस्सा है। जांच में यह भी कहा गया कि आतंकियों ने परवेज को पैसे दिए। रकम बड़ी नहीं थी, सिर्फ 3,000 रुपए। 3,000। एक इंसान के लिए यह छोटी रकम हो सकती है, लेकिन अगर आरोप सही है तो इसी रकम ने एक पूरी कहानी को बदल दिया। क्योंकि उस रात 3,000 रुपए के बदले सिर्फ एक कमरा नहीं दिया गया था। उस रात देश की सुरक्षा दांव पर लगाई गई थी। तीनों आतंकी करीब 5 घंटे तक उस घर में रहे और उन्हीं घंटों में उन्होंने अगले दिन की तैयारी की। बताया गया कि वो बैसरन के रास्तों की बात कर रहे थे, पर्यटकों की भीड़ की बात कर रहे थे, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की बात कर रहे थे।
और सबसे डरावनी बात, उन्होंने ये भी तय किया कि हमला सिर्फ हमला नहीं होगा, वो एक संदेश होगा। उस रात घर के बाहर सब कुछ सामान्य था। किसी पड़ोसी को कुछ पता नहीं, किसी राहगीर को कुछ अंदाजा नहीं। घाटी सो रही थी, लेकिन उसी नींद के बीच एक खामोश खतरा अपना रास्ता बना रहा था। कहते हैं, कई बार इतिहास बंदूक से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है उन चुप्पियों से जो वक्त पर टूटती नहीं। और पहलगाम की कहानी में सबसे पहली चुप्पी उसी रात पैदा हुई थी। रात लगभग 10 बजे तीनों आतंकी उठे। उन्होंने अपने हथियार संभाले, बैग उठाई और एक एक करके घर से बाहर निकले। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, चारों तरफ अंधेरा। और उसी अंधेरे में 3 साए फिर जंगल की तरफ गायब हो गए। उस वक्त अगर किसी ने बस एक कॉल कर दिया होता, अगर किसी ने बस एक चौकी तक खबर पहुंचा दी होती, अगर किसी ने बस इतना कह दिया होता, कुछ संदिग्ध लोग इलाके में हैं, तो शायद अगली सुबह कुछ और होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगली सुबह पहलगाम ने जो देखा वो देश कभी भूल नहीं पाएगा। अगले दिन पहलगाम में सूरज हमेशा की तरह निकला। पर्यटक जागे, होटलों में चाय बनी, बच्चों ने जैकेट पहनी, घोड़े वाले बाहर खड़े हुए, लोग बैसरन जाने लगे। किसी को नहीं पता था कि जिन रास्तों पर वो जा रहे हैं उन्हीं रास्तों से मौत पहले ही पहुंच चुकी है। बैसरन पहलगाम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। हरी घास का मैदान, चारों तरफ देवदार के पेड़, ऊपर खुला आसमान। जो लोग वहां पहली बार जाते हैं उन्हें यकीन नहीं होता कि भारत में भी इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। लेकिन उस दिन उसी खूबसूरती के बीच कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। जंगल के ऊपरी हिस्से में 3 लोग पहले से मौजूद थे। वही 3 लोग जो पिछली रात एक घर में छिपे थे। अब उनके हाथ में सिर्फ हथियार नहीं थे, अब उनके हाथ में कई परिवारों की किस्मत थी। नीचे मैदान में परिवार घूम रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई बच्चों की फोटो ले रहा था, कोई घोड़े से उतरकर दूर पहाड़ों को देख रहा था। और उसी वक्त ऊपर पेड़ों के बीच से एक आदमी ने अपने बैग से कुछ निकाला। बताया गया कि उसके सिर पर एक कैमरा लगा था, गोप्रो जैसा कैमरा, जैसे वो सिर्फ हमला नहीं बल्कि उस हमले को रिकॉर्ड भी करना चाहता था। यानी जो होने वाला था वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो डर फैलाने की योजना थी। और फिर कुछ सेकंड में सब बदल गया। लेकिन कैसी? किस तरह पहलगाम की शांत सुबह खून में बदल गई? क्यों पर्यटकों को पहले समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या होने वाला है? और क्यों हमलावरों ने गोली चलाने से पहले कुछ लोगों से एक सवाल पूछा था, ऐसा सवाल जिसने इस हमले को और भी भयावह बना दिया। जब पहली गोली चली, उससे पहले किसी को समझ ही नहीं आया कि जिस जगह लोग सुकून ढूंढने आते हैं वही जगह कुछ ही सेकंड में मौत का मैदान बनने वाली है। 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। हवा में वही ठंडक थी, पहाड़ों पर वही धूप थी, और बैसरन की वादी में वही सुकून था जिसके लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। किसी के हाथ में कैमरा था, किसी के हाथ में बच्चे का हाथ, किसी के चेहरे पर छुट्टियों की मुस्कान। लेकिन उस सुबह एक चीज ऐसी थी जो किसी ने नहीं देखी, खतरा जो पहले से वहां मौजूद था। ऊपर जंगल की तरफ 3 लोग चुपचाप बैठे थे। वो जल्दबाजी में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था नीचे क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि इस वक्त भीड़ बढ़ेगी। उन्हें पता था कौन सा हिस्सा सबसे खुला है। और सबसे डरावनी बात, उन्हें पता था नीचे खड़े लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। वो सुबह उनके लिए सिर्फ एक सुबह नहीं थी, वो उनके मिशन का दिन था। तीनों हमलावर अपनी जगह ले चुके थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे। जांच में सामने आया कि उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे।
ऐसे हथियार जो कुछ सेकंड में पूरे इलाके को मौत के घेरे में बदल सकते हैं। ये हमला अचानक नहीं था, ये पहले से सोचा गया था। नीचे मैदान में एक परिवार अपने बच्चे की तस्वीर खींच रहा था। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दंपत्ति घास पर बैठकर आराम कर रहा था। कुछ लोग मोबाइल से लाइव वीडियो बना रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे की फोटो ले रहा था। और ठीक उसी समय ऊपर पेड़ों के बीच एक उंगली ट्रिगर के बहुत करीब जा चुकी थी। लेकिन गोली चलाने से पहले हमलावर नीचे उतरे, धीरे धीरे, बिना घबराहट, इतने सामान्य तरीके से कि किसी को शक तक नहीं हुआ। पहलगाम में अक्सर स्थानीय लोग पर्यटकों के बीच आते जाते रहते हैं। शायद यही वजह थी कि शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने महसूस किया, उनकी चाल स्थानीय जैसी नहीं थी। उनकी आंखें सिर्फ देख नहीं रही थीं, वो तलाश रही थीं। फिर उनमें से एक कुछ पर्यटकों के सामने रुका, जैसे उन्हें पता था यहां कोई उनका सामना नहीं करेगा। पहले लोगों को लगा शायद स्थानीय गाइड होंगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद लोगों को महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। तीनों के हाथ कपड़ों के नीचे छिपे हुए थे। उनकी नजरें हर चेहरे को पड़ रही थीं। और फिर उन्होंने कुछ लोगों को रोका। जांच में सामने आया कि हमलावरों ने कुछ पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, कुछ से नाम पूछा, कुछ से कलमा पढ़ने को कहा। शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाए कि सामने क्या हो रहा है। कई लोगों को लगा शायद कोई अजीब मजाक है, लेकिन अगले ही पल वो भ्रम टूट गया। पहली गोली चली और पहलगाम की हवा बदल गई। पहले एक चीख सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर पूरा मैदान चीखों से भर गया। लोग भागने लगे, लेकिन समस्या ये थी, भागें तो कहां? बैसारन एक खुला मैदान था, चारों तरफ खुला इलाका, छिपने की जगह बहुत कम, और हमलावर ऊंचाई पर थे। यानी जो भाग रहा था वो खुला निशाना बन रहा था। यही वजह थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका एक किल जोन बन गया। एक पिता अपने बच्चे को ढाल बनाकर झुका। एक पत्नी अपने घायल पति को उठाने की कोशिश करती रही। एक बुजुर्ग जमीन पर गिरने के बाद उठ ही नहीं पाए। कुछ लोग पत्थरों के पीछे छिपे, कुछ लोग घोड़ों के पीछे झुक गए, कुछ लोग घास में लेटकर सांस रोककर पड़े रहे। गवाहों ने बाद में बताया कि हमला इतना अचानक था कि कई लोगों को समझने में कई सेकंड लग गए कि ये सच में आतंकी हमला है। कुछ महिलाएं अपने पति के सामने रोती रहीं, कुछ बच्चे अपनी मां को झकझोरते रहे, कुछ लोग अपने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश करते रहे। लेकिन नेटवर्क कमजोर था, और जो कुछ मिनट पहले एक छुट्टी की सुबह थी, अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी। बताया जाता है कि हमलावरों ने कुछ महिलाओं को छोड़ा और जाते जाते कहा, जाकर मोदी को बता देना। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, एक सोचा समझा संदेश कि हमला सिर्फ लोगों पर नहीं हुआ, हमला भारत के आत्मविश्वास पर हुआ, हमला कश्मीर की शांति पर हुआ, हमला उस भरोसे पर हुआ जो धीरे धीरे लौट रहा था। लेकिन इसी अराजकता के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत की उम्मीद जिंदा रखी। कुछ स्थानीय लोग जिन्हें खुद डर था, फिर भी आगे आए। एक स्थानीय युवक ने घायल पर्यटकों को जंगल के रास्ते नीचे ले जाना शुरू किया। दूसरे ने बच्चों को छिपाया। किसी ने घायल को कंधे पर उठाया। किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। यही वो पल था जब घाटी ने अपना दूसरा चेहरा दिखाया। एक तरफ गद्दारी थी, दूसरी तरफ इंसानियत। ये हमला बहुत लंबा नहीं चला, बस कुछ मिनट, और बैसरन में कुछ मिनटों ने पूरे देश को बदल दिया। जब तक सुरक्षा बल पहुंचे, हमलावर जंगल की तरफ बढ़ चुकी थी। उन्हें रास्ता पता था, उन्हें भागने की दिशा पता थी, उन्हें पता था किस तरफ जाना है। और यही सवाल जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल बन गया। उन्हें इतनी सटीक जानकारी किसने दी? क्योंकि ये अब साफ था कि ये हमला सिर्फ सीमा पार से नहीं आया था। इस हमले की जड़ें घाटी के अंदर तक थीं।
और अब जांच सिर्फ 3 आतंकियों की नहीं रह गई थी। अब सवाल था, क्या इस हमले में स्थानीय मदद उससे कहीं ज्यादा थी जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी? घाटी में चीखें शांत होने लगीं, लेकिन देश भर में गुस्सा उठने लगा। न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इतना बड़ा हमला रोक क्यों नहीं पाई? क्या पहले से इनपुट था? क्या किसी ने चेतावनी दी थी? क्या कोई जानता था कि कुछ होने वाला है? और फिर जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया, क्योंकि धीरे धीरे सुरक्षा एजेंसियों को समझ आने लगा, हमला जिस सुबह हुआ, असल में उसकी शुरुआत उस सुबह नहीं, बल्कि उससे एक रात पहले एक छोटे से घर में हो चुकी थी। और जब मारे गए आतंकियों के मोबाइल, कैमरे, लोकेशन डेटा और कॉल रिकॉर्ड सामने आए, तो कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने ये साबित किया कि ये हमला सिर्फ 3 बंदूकधारियों का नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था, और उस नेटवर्क का धागा सीधी सीमा पार तक जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या उन तीनों को पहले ही रोका जा सकता था? क्या वो 26 लोग आज जिंदा होते अगर एक रात पहले सिर्फ एक सच बोल दिया जाता? आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली राज उनके हथियारों में नहीं, उनके मोबाइल फोन में छिपा था। सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल से मिले मोबाइल, कैमरे और डिजिटल डेटा को खंगालना शुरू किया, और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। मोबाइल फोन में मिली तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं थीं, वो सबूत थीं। मेटा डेटा ने बताया, ये लोग पहले भी घाटी में आ चुके थे। उन्होंने रास्तों की रेकी की थी, उन्होंने जगहें चुनी थीं। यानी ये हमला अचानक नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। फिर सामने आया गोप्रो कैमरा, जिससे हमले को रिकॉर्ड किया जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो एक और बड़ा खुलासा हुआ, हथियार, तकनीक और तरीका सब कुछ पहले के हमलों से मिलता जुलता था। यानी ये कोई अलग घटना नहीं थी, ये एक ही नेटवर्क था जो बार बार हमला कर रहा था। और फिर नाम सामने आया, साजिद जट। बताया गया कि वो पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहा था। यानी जो लोग गोली चला रहे थे वो सिर्फ मोहरे थे, असली खेल सीमा पार से चल रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी था। जांच फिर लौटी उस रात पर, जब 3 आतंकी एक घर में रुके थे, जहां उन्हें खाना मिला, छिपने की जगह मिली, और सबसे बड़ी बात, चुप्पी मिली। अगर उस रात सिर्फ एक फोन हो जाता, अगर किसी ने सच बोल दिया होता, तो शायद अगली सुबह इतनी दर्दनाक नहीं होती। पहलगाम की कहानी हमें सिर्फ आतंकवाद नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे बीच से उठता है। और आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर उस रात किसी ने चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाई होती, तो क्या 26 लोग आज जिंदा होते? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए कि अगली स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।